एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। मैं बात कर रही हूँ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जी हाँ, सेक्रेटरी अर्बन अफेयर्स इस वक्त मेरे साथ हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिस्टर दुर्गा शंकर मिश्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू एंड बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहले सर, रियल एस्टेट सेक्टर, अर्बन अफेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग थीम जिस पर इंडिया डिपेंड कर रही है। आई थिंक अगर हम आगे की प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा रोल होगा, महत्व होगा। अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाएगी। तो एज समबडी हु इज हेडिंग दैट डिपार्टमेंट सर, कैसे देख रहे हैं अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं? क्या अब आगे जो चुनौती एक है, एक बिग नंबर जो हम बात कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030 ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर, कैसे अचीव करेंगे सर? जहाँ तक रियल एस्टेट सेक्टर का है, आप देखिए कोविड-19 के चुनौतियों के बावजूद अभी हाल के जितने फिगर्स आ रहे हैं, सारे के सारे फिगर्स जो है, चाहे वो न्यू अनाउंसमेंट्स हो, चाहे वो नई खरीदारी हो, लोन का हो, हर एक जगह पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है। ये बताता कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में जो पीछे रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा रिफॉर्म था रेरा का, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के बारे में रिफॉर्म किया गया, और उसको लेकर के एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होम बायर्स में बना कि जो हमें प्रॉमिस रियल एस्टेट के लोग करते हैं वो हमें वो डिलीवर भी करेंगे, समय से डिलीवर करेंगे, उतने कॉस्ट में डिलीवर करेंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इसका इफेक्ट ये पड़ा। दूसरा, जो रियल एस्टेट के रूप में अभी हाल में जो मॉडल टेनेंसी एक्ट, जो टेनेंसी लॉ को जो परिवर्तन किया गया जी, उससे आने वाले समय में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। क्योंकि टेनेंसी को लेकर के आप देखें तो 2011 की जनगणना में लगभग 1.1 करोड़ मकान खाली पड़े थे। मकान हैं लेकिन लोग किराए पे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं कि मकान हमें वापस मिलेगा। अब ये जो टेनेंसी लॉ नया सरकार ने बना करके राज्यों को भेजा है, और ऑलरेडी आसाम ने उसको अपना कानून बना दिया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने पहले हमारे पूर्व वर्जन के बेसिस पे ये कानून बना दिया था। अब वो उसका अमेंडमेंट करके जो नया वर्जन है उसके हिसाब से कर देंगे। और हमें जानकारी है कि बहुत सारे राज्यों में इस विंटर सेशन जो आने वाला है, इसमें इसके बेसिस पे कानून बनने वाला है। तो इससे एक नया, एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई पॉसिबिलिटी उभर करके आती है कि जब हमारे टेनेंट और जो टेनेंसी देने वाला है, दोनों के बीच में बैलेंस, राइट बैलेंस हो जाए, जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बहुत आसान हो जाए, तेजी से हो जाए, तो उसके बेसिस पे बहुत नई नई अपॉर्चुनिटी, जैसे कि यंग बच्चों के लिए हॉस्टल्स लोग बना सकते हैं, विमेन के लिए हॉस्टल बना सकते हैं, जो कि अभी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते थे। अब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होने चालू हो जाएंगे। जो मकान खाली थे वो मकान किराए पे उठने चालू हो जाएंगे, तो उससे एक इकोनॉमी में भी, उससे भी बूम आएगा। बिल्कुल। तीसरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाँ जी, ये दुनिया का आज तक इतना बड़ा कोई भी कार्यक्रम पूरे कहीं भी नहीं हुआ। आप सोच सकती हैं कि 1.14 करोड़ मकान हम सैंक्शन कर चुके हैं मंत्रालय के द्वारा, जिसमें लगभग 90 लाख मकान कंस्ट्रक्शन के लिए शुरू किए गए थे, और लगभग 53 लाख मकान पूरे करके लोगों को दिए जा चुके हैं। ये जो 53 लाख मकान दिए गए, केवल मकान नहीं है, बल्कि मकान ऐसा है जिसमें पीने का पानी भी है, गैस का चूल्हा भी है, बिजली का कनेक्शन भी है, टॉयलेट भी। यानी उस परिवार को सारी की सारी वो फैसिलिटी है जिससे कि वो उसको पंख लगे और अपनी जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो उसके जो उसकी अपेक्षा है, उसको पूरा कर सके। तो आप सोचिए कि इतने सारे लोगों को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, और ये पूरे के पूरे हमारे 1.14 करोड़ मकान जो है, ये जब पूरे हो जाएंगे तो सोचिए कि कितना बड़ा लाभ होगा। इसके ऊपर लगभग 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1.82 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट था, जिसमें हम ऑलरेडी लगभग 1.202 लाख करोड़ हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं राज्यों को। अमाउंट बकाया है। हाँ, छोटे। तो आप सोचे कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नतीजन लगभग 4 करोड़ टन सीमेंट इसके ऊपर लग चुका है, करीब 90 लाख टन इसके ऊपर स्टील लग चुका है। आप सोचे कि स्टील, इसके ऊपर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा अभी इतने सारे वर्कर्स जो इस पे काम कर चुके, तो उसमें हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, इससे पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। चौथा, इसके बारे में जो फिस्कल रिफॉर्म्स हैं, जो तमाम सारी छूट दी गई, जैसे कि जीएसटी के बारे में छूट दी गई, जो इनकम टैक्स में छूट दी गई, अन्य प्रकार से जो इनको जो तमाम किस्म के स्टैम्प ड्यूटी की छूट हुई, ऐसे बहुत सारे फिस्कल रिफॉर्म्स किए गए,
जो हमारा एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट, जो कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए लोग सालों सालों इधर उधर दौड़ते रहते थे, आज दुनिया में हमारा 27वां स्थान है। जी, पर सर अभी भी लोग कहते हैं दिक्कत तो है, श्योरली कम हुई है, बट अभी भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन इतनी सुधरी नहीं है शायद, बिकॉज इसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं। सेंटर स्टेट का तालमेल बैठना ज़रूरी है जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। वाकई काम ज़रूर हुआ है, कम हुई है परमिशंस और फास्ट ट्रैक हुए पेस, बट आई थिंक अभी भी थोड़ा काम आपको लगता है बाकी है। देखिए, मैं आपको वर्ल्ड बैंक से बड़ा कौन इवेल्युएटर जो कि एक पूरे दुनिया का इवेल्युएट कराते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, हमारा स्थान जो है 2015 में 186 था 190 देशों में। आप समझ सकते हैं नीचे से हमारा 5वां स्थान था। और जो पिछले साल 2020 के रिजल्ट्स आए थे, तो 2020 के रिजल्ट में हमारा 27वां स्थान था। और मैं बता दूं कि जब वो इवेल्युएशन करते हैं तो न केवल वो हमारे नंबर्स को देखते हैं, बल्कि वो पब्लिक से बात करते हैं, जो स्टेक होल्डर उनसे बात करते हैं, उनके सारे उनकी जो डिटेल्स उनसे लेते हैं, और उसके बेसिस पर उन्होंने 27वां स्थान दिया। और जो काम दिल्ली और मुंबई के लिए आज हमने लगभग 2500 शहरों के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लागू कर चुके हैं। हो सकता है कहीं कहीं दिक्कतें हो, और हमारा लक्ष्य ये है कि हम इसको मार्च 2022 तक, जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है, हम 100% सारे के सारे शहरों में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लागू कर दें, जिससे लोगों को दिक्कतें न हो पाए। क्योंकि इन छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से लोग मकान जो बनाना भी चाहते हैं, इसकी परेशानी की वजह से वो मकान नहीं बना पाते थे, या जिसमें बनाना चाह रहे थे उन्हें परमिशन नहीं मिलता, तो बाद में वो मकान बनाएंगे नहीं। तो इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने के लिए जो पूरा का पूरा एक रियल इस्टेट सेक्टर में एक रिफॉर्म्स हुए हैं, मैं समझता हूँ उसका नतीजा ये है कि आज हर जगह पॉजिटिव इसके बारे में थिंकिंग है। मेरी जो नेरेटको और क्रेडाई जो दोनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे बात होती है, फिक्की से बात होती है, सब जगह एक पॉजिटिव मूड है रियल इस्टेट सेक्टर के। बिल्कुल सर, सेंटिमेंट मार्केट्स में भी दिख रहा है। जिस तरह से अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें, उनके रिजल्ट्स की बात करें, डिमांड की बात करें, इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग है। इंटरेस्ट रेट्स भी जैसा हमने देखा अभी कम है, तो खपत बढ़ रही है और लोग डिमांड देख रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में श्योरली। अगर हम बात करें, एक अर्बन डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, बट कंजेशन, पोल्यूशन, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं सर जो अब बढ़ के आ रहे हैं। जो गांव से लोग माइग्रेट होकर अगर शहरों में आ रहे हैं तो वहाँ दिक्कतें बढ़ रही हैं, कंजेशन की, ट्रैफिक जैम्स की। खास करके बड़े शहरों की बात कर लिए, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, उसको आगे कैसे ईज ऑफ किया जाए, उस पर सरकार की क्या सोच है? एक ईज ऑफ लिविंग भी ज़रूरी है सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ, तो वो एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंसर्न अभी भी बना हुआ है, उस पर सरकार की क्या सोच? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो गांव से लोग शहर में आते हैं, जो अर्बन माइग्रेंट जिसको कहते हैं, उन लोगों को रहने के लिए उतनी पूरा व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। पहले बार जिसमें पूरा दुनिया हमारा कोविड-19 से जूझ रहा था, एक एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एक योजना लागू की गई। और मैं बता दूं कि आज की डेट में लगभग 4,500 लोग हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में रह रहे हैं। लगभग 80,000 हमने प्राइवेट या पब्लिक एंटिटीज़ के लिए ऐसे सैंक्शन कर दिए हैं। और आने वाले समय में जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे आप स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, या आप कहीं पे नौकरी पेशा कर रहे हैं, तो जहाँ आप रहते हैं वहीं पे आपको रहने का व्यवस्था मिल जाए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल न करना पड़े। नहीं तो होता क्या कि लोग आते हैं अपना किराया बचाने के लिए, या तो स्लम्स में रहते हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहते हैं, या शहर से दूर कहीं बाहर रहते हैं, और वो डेली अप एंड डाउन करते हैं। उससे भी कंजेशन बहुत बढ़ता है। दूसरा जो है, आपको पता है मेट्रो के बारे में, देश में आज 18 शहरों में लगभग 740 किलोमीटर की मेट्रो ऑपरेशनल है, और 27 शहरों में 1050 किलोमीटर की मेट्रो के ऊपर आज की डेट में काम चल रहा है। मेट्रो का हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ता है, बिल्कुल, लेकिन मेट्रो में जो हमारी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं, जो सारे के सारे उसके, चाहे सिविल इंजीनियरिंग के वर्क हो, इलेक्ट्रिकल के वर्क हो, उसके टेलीकॉम और सिग्नलिंग के वर्क हो, हर एक चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। नतीजन ये कि आज हम लोग जो है लगभग जो करीब 12-12.5 करोड़ का एक कोच खरीदते थे, आज उसका दाम 8 करोड़ से भी कम हो गया है। ओवरऑल जो है कॉस्ट हमारा जो है मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के ऊपर कम हुआ है। और अब हम लोग मेट्रो लाइट
और मेट्रो न्यू, क्योंकि जो हम दिल्ली शहर की बात करते हैं तो एक तो सेंट्रल दिल्ली का शहर है, प्लस बाहर जहाँ पे भी कम आबादी है वहाँ के लिए भी हम लोग ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएं जो कि कम पैसे में लोगों को उसी प्रकार का सुविधा दे सकते हैं। तो इसके लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू, जिसके ऊपर पूरे देश भर में आज तमाम सारे राज्यों से हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं जो कि भारत सरकार द्वारा विचार किए जा रहे हैं। सर, स्मार्ट सिटीज़ की आपने बात की और इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसकी बहुत चर्चा हुई। अल्टीमेटली जो प्रोजेक्शंस थे, जिस तरह से हम इमेजिन कर रहे थे, क्या वाकई स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी? ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं बराबर आप हर साल कुछ सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ का दर्जा देते हैं, वो ऐड हो जाती हैं, बट क्या एग्जैक्टली हम अचीव करना चाह रहे हैं जब हम किसी सिटी को स्मार्ट सिटी कहते हैं? कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्मार्ट हो, टेक्नोलॉजी वहाँ हो, इंटरनेट एक्सेस पूरी तरह हो, एग्जैक्टली अभी हम कहाँ, कौन सी सिटी को आप मॉडल सिटी बताएंगे जो स्मार्ट सिटी इस वक्त है? देखिए, स्मार्ट सिटीज़ हमारे लिए एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम 100 शहरों को चुनेंगे देश में, एग्जैक्टली जिनको हम स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप करेंगे, और ये हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट है। आइडिया ये है कि हम उसके बेसिस पे पूरे देश का फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा स्मार्ट कर दें। जो हमारी लर्निंग इन 100 शहरों में हो उसके बेसिस पे हम सारे शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में डेवलप करेंगे। जो डेवलपमेंट पिछले आप 2015 से लेकर हम पिछले 6 साल में, 2015 जून में हुआ था, 2016 जनवरी में पहला हमारा स्मार्ट सिटी का जो एक चैलेंज मेथड के माध्यम से पहले 20 शहर सेलेक्ट किए गए थे, और 2018 जून में जाकर के लास्ट शहर सेलेक्ट किए गए थे। जो पिछले उनको किसी शहर को 4 साल हुए, किसी को 3 साल हुए, किसी को 5 साल हुए, इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे 100 शहरों में 75 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर लाइक ब्रेन्स एंड द नर्वस सिस्टम ऑफ द सिटीज़। अगर आप जैसे हमारा दिमाग में हम किसी चीज़ को अगर महसूस करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, उसके बेसिस हम एक्शन लेते हैं, इसी तरह सिटी अपने उन तमाम सारे, जैसे कि लेट अस से सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, वेस्ट वाटर, मोबिलिटी, है ना, ये जो तमाम सारे जो ह्यूमन एस्पेक्ट से कि आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, उन तमाम सारे एस्पेक्ट को वो कैसे इस पे एक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मार्च तक हमारे 90 सेंटर चालू हो जाएंगे और सारे के सारे सेंटर अगले 8-10 महीने के भीतर चालू हो जाएंगे। धीरे-धीरे आप और भी शहर इससे नहीं, मैं बताता हूँ कि इसका जो नतीजा क्या है। इसका नतीजा ये है, आपने देखा कोविड के दौरान ये सारे शहर हमारे सेंटर थे अपने पूरे स्टेट के लिए, जिस प्रकार से वो ऑपरेट कर रहे थे। आज किसी भी हमारे स्मार्ट सिटी में आप जाकर के देखें, जितना डेवलपमेंट हुआ, चाहे उनका स्मार्ट रोड का डेवलपमेंट हुआ हो, काफ़ी बड़ी संख्या में स्मार्ट रोड का डेवलपमेंट हुआ है। आपके एनर्जी का जो एनर्जी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट के लिए वहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस का काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, वहाँ पे वाटर बॉडीज़ को लेकर के, वहाँ पे हेरिटेज को लेकर के, ऐसे तमाम सारे चेंजेस, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के जो चेंजेस हुए। तो अब हम लोग, चूँकि ये लाइट हाउसेज हैं, लाइट हाउसेज आर लाइक आप क्रिस्टल आप बनाते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन फैक्ट्री में आप उसको मास प्रोडक्शन करते हैं। तो इसके लिए मंत्रालय ने एक किताब पब्लिश की, मैं आपको कहूँगा किसी किताब की आप हमारे वेबसाइट पे जाकर जरूर देखें। यह है मेकिंग सिटीज स्मार्ट, जी, कैसे हम अपने शहर को स्मार्ट बना सकते हैं, लर्निंग फ्रॉम स्मार्ट सिटीज। ओके, जो हमारी लर्निंग हुई इसको पूरा हमने डॉक्यूमेंट किया और सारे के सारे शहरों से इसको जोड़ रहे हैं। अब हम जो हमारे शहर स्मार्ट सिटीज है, उदाहरण के लिए लेट्स से कानपुर इज ए स्मार्ट सिटी। अब कानपुर स्मार्ट सिटी है, उसके आसपास के जितने शहर हैं, छोटे बड़े शहर हैं, तो उन सारे शहरों को वो इस बात को वो ट्रेन करें, एक उनके लिए मॉडल बन जाए कि फ्यूचर में जो हमारा अर्बनाइजेशन हो, अगर फ्यूचर में रोड बने तो क्यों नहीं स्मार्ट रोड बने। आप रोड बनाते हैं, कल को उसको तोड़ना चालू कर देते हैं। पहले से इसे बनाए कि जो लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस उस पर हो। आपको अगर आप वहाँ पे अगर कॉलोनीज बनाते हैं तो उसको पहले से क्यों नहीं इंक्लूसिव कॉलोनी बनाए, जिससे हर तरह लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था। बिल्कुल, आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले से अगर इसको सोचा समझा जाए तो फिर से तोड़ के दोबारा बनाने की नौबत नहीं आएगी और कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। बिल्कुल, ये हमारी जो लर्निंग हुई है, इसको हमने नाम दिया मिशन टू मूवमेंट। अभी तक तो हमने स्वच्छ स्मार्ट सिटी मिशन था, अब इसको स्मार्ट सिटी मूवमेंट के तौर पे करना चाहते हैं, ताकि राज्य सरकारों से भी हमने अनुरोध किया और तमाम सारे राज्य सरकारों ने इसमें एक्शन भी लिया है कि वो स्मार्ट सिटी कैसे बने, स्मार्ट डेवलपमेंट कैसे, उसके बेसिस पे पॉलिसी डायरेक्शन गाइडलाइंस वो जारी करते हैं। और साथ ही साथ जो सिटीज़ हैं उनसे जाकर के वो लोग आएँ, देखें, लर्न करें और अपने आप को इम्प्लीमेंट करें। ओके, लास्ट 2 सवाल सर। एक तो मुझे आपसे समझना है कि जो पॉलिसी सरकार किन पर अब काम कर रही है, कौन सी नई चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, जिससे ऑफ कोर्स आपका, क्योंकि स्टेट के साथ बहुत मिल के काम होता है, बट एट योर लेवल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से
क्या कुछ नए अनाउंसमेंट्स या नई पॉलिसीज़ पे काम हो रहा है, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी पहला। और दूसरा सर, लैंड बैंक एक बहुत बहुत बड़ा एसेट है हमारी कंट्री के लिए। हमारे PSUs के पास बहुत सारी लैंड है। ऑफकोर्स दीपम उस पर काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जाए, उसकी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो, चाहे वो बेचकर या उस पर रियल एस्टेट की कोई डेवलपमेंट हो, कमर्शलाइजेशन हो। तो आपका क्या अभी तक ऑब्जर्वेशन है फॉर मेनी लैंड्स दैट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे की जाए? देखिए, पहला चीज़ तो आपने जो नई चीज़ों की बात की, अभी आपको हाल में 1 अक्टूबर को थोड़े दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बहुत बड़ी मिशंस का लॉन्च किया जी। एक हमारा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जी। इस मिशन के तहत जो हमने पीछे एक ODF 100% हम लोग ले गए हैं, जो पीछे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत गार्बेज फ्री बनाने के लिए जो हम कहाँ 15-16% हम लोग अपने गार्बेज को ट्रीट कर पा रहे थे, उसको हम 70% तक ले गए। अब उसे हम 100% पूरे सारे शहरों को गार्बेज फ्री अगले 5 सालों में बना देंगे। ये एक चुनौती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.2 जो शहरों के किनारे बड़े बड़े डंप साइट्स होते हैं, गार्बेज के डंप होते हैं, उनको पूरी तरह रिमीडिएट कर सकते हैं। जो प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक लाइफ में हम उसको कैसे उसको ऐसे करें, धीरे धीरे अपने लाइफ से उसको बाहर निकाल सकते हैं, या उसको ऐसे ट्रीट करें कि जिससे एक एसेट के तौर पे हो। वेस्ट को कैसे पूरी तरह से वेल्थ के तौर पर हम उपयोग करें। तो ये आज बहुत बड़ा काम हमारा स्वच्छ भारत अर्बन में हमारा एक काफ़ी लर्निंग हुई है। उस लर्निंग को हम आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में कैसे हम लोग इसको पूरे देश को गार्बेज फ्री कर सकते हैं, इस पर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और इसके ऊपर लगभग 1.416 लाख करोड़ की योजनाएं बनी हुई हैं, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और जो अर्बन लोकल बॉडी, इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे। साथ ही साथ उन सारे शहरों में हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी, आप देखते कितना गंदा हो जाता है। हमने एक वाटर प्लस प्रोटोकॉल लाया था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में। अब उस प्रोटोकॉल के माध्यम से आज 9 शहर हमारे वाटर प्लस है। जो नदी आप इंदौर में सरस्वती और कान नदी बिल्कुल गंदी दिखती थी, आज उसमें मछली देख सकते हैं, तैरते हुए देख सकते हैं। और ये परिवर्तन उन 9 शहरों में हुआ है। इस परिवर्तन को हम सारे शहरों तक लेके जाएं, ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है। दूसरी बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ा मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर को लॉन्च किया, वो था अमृत 2.0, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। इस मिशन में हमने पीछे अमृत में काफ़ी काम किया। आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 1.14 करोड़ नए पानी के कनेक्शन दिए गए 500 शहरों में। लगभग 89 लाख जो हमारे ये कनेक्शन जो है सीवर और सेप्टेज के कनेक्शन दिए गए। 90 लाख से ज़्यादा जो हमारे जो स्ट्रीट लाइट्स है उसको हम LED लाइट में करेंगे। काफ़ी सारा काम हुआ है जी। लेकिन ये हम काम अभी तक केवल 500 शहरों में कर रहे थे। अब देश के सारे शहरों में जो 4800 शहर हैं, और उन सारे शहरों में लगभग 2.68 करोड़ पानी के कनेक्शंस, 2.64 करोड़ सीवर सेप्टेज के कनेक्शन, और जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो लक्ष्य में सिटीज़ को वाटर सिक्योर सिटी बनाना। तमाम सारे शहर जो है पानी की वजह से दुनिया के नक्शे से बाहर हो गए। अब उनको वाटर सिक्योर कैसे बनाया जाए, यानी पानी के हर बूंद को कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं, चाहे वो रूफ टॉप वाटर हो, चाहे सरफेस वाटर हो, कैसे उसको कैप्चर करके एक्विफर को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, कैसे हम जो वाटर यूज़ किया हुआ उसको हम लोग यूज वाटर को ट्रीट करके रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे कि फ्रेश वाटर के यूज़ को कम करें, चाहे इंडस्ट्रियल यूजेज हो, कंस्ट्रक्शन के यूजेज हो, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के यूजेज हो, कैसे हम लोग कर सकते हैं ताकि वाटर, फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो। तो वाटर के ऊपर एक बड़ा मेजर फोकस देते हुए कि हमने एक इसको शब्द दिया है कि इसको कैसे हम लोग वाटर बॉडीज को अपने शहर के नजदीक ला सकते हैं जब ये एक्शन लेने से। और एक नया चीज जो अभी हाल में आपने देखा होगा, पिछले मैंने एक अवसर के नाम से नया एक एसोसिएशन ऑफ ऑल वाटर सप्लाई बॉडीज एंड सीवर बोर्ड सबके एक बनाया है कि जिससे एक दूसरे से, हमारा देश इतना बड़ा देश है, हर कोई जो अच्छे अच्छे काम को उसको सीख करके कैसे बढ़ सकते हैं, जिससे कि आज जो पुरी में हुआ ड्रिंक फ्रॉम टैप 24/7 वाटर, कैन वी टारगेट दैट एंड वी आर गोइंग टू टारगेट दैट। आज जो वहाँ पे जो काम हुआ है सारे देश के, जो 2 दिन पहले हमने वहाँ पे भुवनेश्वर में लॉन्च किया, पूरी हम लोग जा करके देखे उस चीज़ को क्या हम पूरे देश में ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो अब हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि इंडिया में अब जो चीज़ हमने एक छोटे प्रोजेक्ट के रूप में की, अब वो उसको एक्सपेंड करने एक्सपेंड करके सारे शहरों में लाएं। इसमें सोचिए कि लगभग 2.99 लाख करोड़
अगले 5 साल में खर्च होंगे, जिसमें भारत सरकार का, राज्य सरकार का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्बन लोकल बॉडीज का लगभग 3 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल में इस वाटर के प्रोजेक्ट पे पूरे किए। वंडरफुल सर। और लैंड बैंक को लेकर सर? लैंड बैंक को लेकर के इसमें देखिए, जहाँ तक हमारे मंत्रालय के सवाल है, हमारे मंत्रालय में तो बहुत सारे, आपको मालूम होगा, न्यू मोतीबाग जो कॉलोनी हमारी बनी है, जो अभी ईस्ट किदवई नगर की कॉलोनी बन रही है, 7 कॉलोनी, ये हम लोग लैंड को मोनिटाइज करते हैं, जो कि आज जो लैंड की जो पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी के लिए सरकार को बगैर किसी खर्च के, हाँ जी, बगैर किसी खर्च के हम ऐसी कुछ उससे पैसे निकालते हैं, जिससे कि सारा हमारा न केवल ये हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन योजना लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, बल्कि साथ ही साथ वहाँ पे एक नया डेवलपमेंट हो जाए पूरे एफआईआर को यूज़ करके। ये बाकी जितने पीएसयूज के बारे में, इस पे आपने जो सही फरमाया कि दीपम के द्वारा इस प्रकार के लैंड बैंकों की जो हमारे पीएसयूज में जो लैंड पड़ी हुई है, उस लैंड को कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से मोनेटाइज भी कर सकते हैं, सरकार के रिसोर्सेज को भी बढ़ा सकते हैं, और कैसे पूरे एरिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। ओके, काम हो रहा है, सुनकर अच्छा लगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और आपने हमें बताया किस तरह से सरकार प्रतिबद्ध है एक बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ाने में और अर्बनाइजेशन को इनकरेज करने में। 2 चीज़ों का फोकस है जी। एक तो फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी, कि चीज़ों को कितना आसान बना दे, स्वतः जो हमें एक जो रास्ता रुक जाता था काम आगे बढ़ने में, उसको किया था। और दूसरा ईज ऑफ लिविंग, जैसे हमारे लाइफ की जितनी सारी जरूरतें, उन चीज़ों को कितना आसान बना लें, जिससे कि लोग अच्छे से अगर रहेंगे तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी को अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करेंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू।